तो हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। और जियोग्राफी में वन शॉट का डे 1 पढ़ लिए। आज लास्ट क्लास होगा जियोग्राफी चैप्टर 2 का, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण का आज लास्ट क्लास है, जिसमें से आप लोगों का संपूर्ण जो भी बनने वाला है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल है आपसे। सबसे अधिक जनघनत्व किस देश का है और सबसे कम जनघनत्व किस देश का, आप लोग बताइएगा। और हम बता रहे हैं 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब था। 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब, 1999 में 6 अरब। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी, आपका क्या होगा आंसर 1999। 2011 में कितना है विश्व की जनसंख्या 7 अरब, 7 अरब। हालांकि 10 वर्ष के अंतराल पर 1 अरब का बढ़ोतरी हो रही है विश्व की जनसंख्या में। और वही आज हम सब बात करेंगे, क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या संरचना, आयु, लिंग पिरामिड क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज लास्ट क्लास है और हालांकि 2 क्लास हो चुका है और आज आपका अंतिम और आखिरी क्लास चैप्टर 2 का है। इसके बाद जब भी क्रैश कोर्स के अंदर ही इसका वन शॉट सिर्फ चलेगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पिताजी इनके कौन है? इरेटोस्थनीज साहब। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या जनसंख्या वितरण के घनत्व और वितरण, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कौन सा अध्याय है? चैप्टर 2 है, विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या है। सबसे पहले हम सब स्टार्ट करेंगे क्या इसमें से, विश्व जनसंख्या में क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण पहला टॉपिक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आप जब जनसंख्या को, आप जब जहां अपना रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वहां से जब आप कहीं कोई दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां क्यों जाते हैं? कुछ तो कारक होगा, कुछ उसके पीछे होगा कारण फिक्स है। हम अभी यहाँ हैं तो कुछ कारण होगा यहाँ रहने का, इसीलिए रहते हैं। हालांकि वही यहाँ बोल रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित, यानी उसको मजबूर कर रहा है, प्रभाव कर रहा है जनसंख्या जो वहां जाने के लिए आकर्षित कर रहा है। क्या हाँ मेरे पास आइए आप। अब मान लीजिए मेरे पास रोजगार नहीं है और कहीं अन्य क्षेत्र में रोजगार है, हमको प्रभावित कर रहा है, वहां जाने पर मजबूर कर रहा है। क्या इसीलिए जनसंख्या यहाँ से जैसे जाएंगे यहाँ का जनसंख्या प्रभावित होगा ही। या मेरे क्षेत्र में अगर पानी नहीं है, कहीं पानी की उपलब्धि है, पानी वहां है, तो हम वहां जाने के लिए प्रभावित हो रहे हैं। क्या हम जल्दी से जल्दी वहां चल जाए? तो क्यों गए? क्योंकि पानी की समस्या था यहाँ पर और इसीलिए पानी की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। और यही बोल रहे हैं या पानी की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हम वहां जा रहे हैं तो जनसंख्या वितरण में तो प्रभावित हो रहा है। क्यों? साफ सा जाहिर सा शब्द है। क्या आप यहाँ से जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं तो जो दोनों जनसंख्या में किसी जनसंख्या वितरण में प्रभाव पड़ता है, किसी जनसंख्या वितरण में वृद्धि होती है, किसी में घटोतरी होती है तो किसी में वृद्धि होती है। तो ये है आपका सवाल है, क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? देखिए, सबसे पहला जल की उपलब्धता। प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है आपका, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक। तो बोले प्राकृतिक कारक में आपका हो जाएगा जल की उपलब्धता। जल की
उपलब्धता, जल की उपलब्धता। दूसरा है आपका, पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा क्या है? देखिए रोजगार, रोजगार भी है और भूमि। भूमि क्यों है? क्योंकि अधिकतर व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं। तो कृषि में आश्रित होने पर आपको भूमि चाहिए वैसा ही, क्योंकि ना ही नमी भूमि चाहिए और ना ही काला मिट्टी चाहिए, क्योंकि हमें जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है। जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है क्योंकि वह फुलफिलमेंट कर सकता है कृषि के लिए। कृषि के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी है। और यही बोल रहा है हम जल की उपलब्धता हो गया। दूसरा क्या है? भूभाग, भूभाग। तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्या है आपका? पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भूभाग, तीसरा है क्लाइमेट यानी मौसम। क्लाइमेट यानी मौसम। भूभाग हो गया, लैंड हो गया, मौसम हो गया यानी क्लाइमेट हो गया। देखिए मौसम क्यों? देखिए आप एक संतुलित मौसम में रहना पसंद करेंगे। अगर मान लीजिए हम अभी प्रेजेंट में अगर जापान में है, तो जापान में अगर मान लीजिए दिन रात ठंडे होगा, अगर ठंडा का ही सीजन होगा, तो वहां पर हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें संतुलित एक अनुकूल जलवायु चाहिए, अनुकूल मौसम चाहिए, अनुकूल मौसम चाहिए। मौसम या जलवायु, अनुकूल मौसम चाहिए। चौथा है आपका रोजगार। रोजगार, देखिए आपके पास रोजगार नहीं है तो आप साफ सा शब्द है, क्या आप रोजगार के लिए एक क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र जाएंगे? चौथा आपका, पांचवा है क्या आपका? आप देखिए आप कोई भी स्थल में रहना पसंद तभी करेंगे जब वहां के राजनीतिक दंगा ये सब सही हो। अब ये नहीं क्या, अगर मेरा गांव में राजनीतिक फसाद ये सब चल रहा है तो हम अनिवार्य और जाहिर सा शब्द है, क्या वो क्षेत्र को छोड़ने के लिए हम मजबूर हैं और मजबूर हो रहे हैं। तो यही हो गया आपका, पांचवा हो गया राजनीतिक दंगे। राजनीतिक राजनीतिक दंगे, राजनीतिक दंगे। छठा है आपका, देखिए आप सांस्कृतिक जगह पर रहना बहुत पसंद करेंगे। ये हमको भी पसंद है, आप सबको, तो सभी को पसंद है। अगर मान लीजिए हमको कहीं मंदिर मस्जिद की जगह मिलता है तो हम वहां रहना जाहिर सा पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वह सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है। वही बोल रहे हैं, सांस्कृतिक 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 स्थल। सांस्कृतिक स्थल भी हम लोगों को प्रभावित करता है। पहला क्या है आपका? जल की उपलब्धता। पहला क्या है? जल की उपलब्धता। दूसरा क्या है? भूभाग। तीसरा क्या है? मौसम या जलवायु, मौसम या जलवायु। चौथा क्या है? रोजगार। पांचवा क्या है? राजनीतिक दंगे। अगर आपके गांव में राजनीतिक रूप से गांव आपका सही है तो वो वहां पर आप रहना पसंद करेंगे, परंतु नहीं है सही यानी प्रतिकूल है तो आप वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। और सांस्कृतिक स्थल, आप सांस्कृतिक स्थल में रहना अधिक पसंद करते होंगे और अधिक पसंद करेंगे भी, क्योंकि वहां पर लोग आकर्षित होते हैं जाने के लिए। तो ये है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है? जल की उपलब्धता। जब भी किसी क्षेत्र में जल की अभाव होती है और अन्य क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है तो आप जाहिर सा शब्द है, क्या आप अपना स्थल को छोड़कर, जहां अभाव वाले जल की स्थल है वहां से छोड़कर आप जहां जल की उपलब्धता है वहां पर रहना आप पसंद करेंगे। दूसरा है आपका भूभाग। भूभाग यानी बोल सकते हैं मिट्टी या भूमि। देखिए आप उस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां पर कृषि अच्छी हो सके, कृषि सही समय पर हो सके। अब ये नहीं क्या बंजर भूमि में, बंजर भूमि में रह के आप क्या कर लेंगे? और कर भी नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि वो मकान का निर्माण करना भी मुश्किल है, तो वहां पानी की उपलब्धता कहाँ से होगी? और वही बोल रहा है, भूमि भी बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि लोग अधिकतर कृषि लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ की भूमि भूमि अच्छी होती है और वह भूमि अनुकूल होती है। यानी बोल सकते हैं तो किसी भी
अन्न को उपजाने के लिए वह भूमि पूरी तरह से अनुकूल हो। दूसरा और तीसरा है आपका मौसम और जलवायु। एक ही है जलवायु। देखिए क्या आप संतुलित जलवायु में रहना पसंद करते होंगे, पसंद करते हैं क्योंकि आप एक प्रतिकूल जलवायु में जाइएगा तो वहां पर क्या होगा, अगर आप ठंडी में हैं तो एक वर्ष ठंडा में रहना थोड़ी मुश्किल बात है, परंतु वहां से रहना कहीं अगर संतुलित जलवायु है तो वहां पर रहना अधिक व्यक्ति पसंद करेंगे और उस क्षेत्र को छोड़कर, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र को छोड़कर प्रतिकूल जलवायु में रहना पसंद करेंगे। अगला है आपका रोजगार। देखिए रोजगार तो आप जानते ही होंगे। देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं रोजगार है तो वहां पर अधिक लोग व्यवसाय करते हैं, आवास करते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे रोजगार प्राप्त हो रहा हुआ है और रोजगार वो कर रहे हैं। पचमा है आपका राजनीतिक दंगे। अगर आपके क्षेत्र में राजनीतिक दंगे नहीं हो रहे तो आप वहां रह सकते हैं, परंतु आपके क्षेत्र में अगर राजनीतिक दंगे हो रहे हैं, अगर राजनीतिक दंगे हो रहे हैं और दूसरा क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो आप उस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करेंगे। अगला है आपका सांस्कृतिक स्थल। अधिकतर लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद करते होंगे जहां पर सांस्कृतिक स्थल हो, जहां पर सांस्कृतिक स्थल हो, क्योंकि वहां जाहिर सा शब्द है आकर्षित लोग चले जाते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक स्थल में रहना सभी पसंद करते हैं। अगला आपका दूसरा पॉइंट है लिंग संरचना क्या है? लिंग संरचना क्या है? लिंग अनुपात, लिंग संरचना सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आपका लिंग संरचना? लिंग संरचना क्या है? लिंग संरचना क्या है? किसी भी क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात या लिंग संरचना कहा जाता है। लिंग अनुपात को लिंग संरचना भी, लिंग संरचना को लिंग अनुपात भी कहा जाता है। लिंग अनुपात भी कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों के बीच की संख्या को लिंग संरचना या लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात या लिंग संरचना कहा जाता है किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के बीच की संख्या को, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों के बीच की संख्या को लिंग अनुपात या लिंग संरचना कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के बीच की संख्या की अनुपात को, बीच की संख्या की अनुपात को लिंग संरचना या लिंग अनुपात कहा जाता है। इसमें होगा आपका पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। पुरुषों की संख्या, पहले क्या लिखे हैं? पुरुष, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। ये हो गया आपका एक जाहिर सा ट्रिक है निकालने के लिए। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग संरचना या लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के बीच के संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात या लिंग संरचना कहा जाता है। आपका विश्व में जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है? विश्व में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है। विश्व में जनसंख्या बहुत
सॉरी तीव्र गति से बढ़ रही है। अगला है आपका जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत। अगला है आपका पॉइंट जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत, जनंकिकीय संक्रमण, जनंकिकीय जनंकिकीय संक्रमण जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने किया। एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने किया था। हालांकि जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि या घटोतरी हो रही है। इसका खोज किसने किया था? 1945 में एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1945 में। किसने? एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने किया था। जनक 1945 एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने इसका प्रतिपादन किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। एफ.डब्ल्यू. नॉयस्टीन ने इसका जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत में 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत में? 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था में बताया गया है क्या लोग उस समय साक्षर नहीं थे और नहीं जागरूक थे, इसलिए उस समय जनसंख्या इतना वृद्धि और इतना गति से बढ़ रही थी, मृत्यु दर और जन्म दर, क्या उसका आंकड़ा का लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस समय लोग साक्षर न होने के कारण जन्म दर अति उच्च दर से बढ़ रही थी और मृत्यु दर भी अति उच्च दर से क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि उस समय अगर लोग साक्षर नहीं है और जागरूक नहीं है तो जाहिर सा शब्द है कि मेडिसिन का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, तो इसीलिए जन्म दर और मृत्यु दर अति तीव्र गति से बढ़ रही थी। और दूसरे में क्या हुआ? लोग तो साक्षर हो गए, थोड़ा साक्षर हुए और जागरूक भी थोड़ा हुए, परंतु जन्म दर में तो वही वृद्धि रही, परंतु मृत्यु दर निम्न हो गई। क्यों? क्योंकि मेडिसिन का आविष्कार होने लगा और जिसके कारण जन्म दर उच्च, मृत्यु दर निम्न हो गया। तृतीय अवस्था में लोग पूरी तरह से साक्षर, पूरी तरह से जागरूक 101% साक्षर और जागरूक हो गए, जिसमें जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर, विश्व की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न गति से बढ़ती थी, परंतु मंद और निम्न गति से बढ़ती थी। और ये इसका 3 अवस्था है। 3 अवस्था में प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों बढ़ता है। दूसरा अवस्था में क्या होता है? जन्म दर उच्च परंतु मृत्यु दर निम्न होता है। तीसरा अवस्था में क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये आपका, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारक पूछा जाए तो जल की उपलब्धता, भूभाग, कोई 5 में से ही आपको पूछा जाएगा, क्योंकि वह पूछा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम बताएं या 4 कारकों का वर्णन करें। आपको ये लिख के आपको जल की उपलब्धता का वर्णन करना है, लिखना है। क्या किसी भी क्षेत्र में जब लोग उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता ना होती है और दूसरे क्षेत्र में जल की उपलब्धता होती है, जिसके कारण वह इस क्षेत्र को छोड़कर उस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। इसलिए जनसंख्या में भी प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है जलवायु, लोग प्रतिकूल जलवायु में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिकूल जलवायु में अधिक ठंडा या अधिक गर्म होती है, परंतु वह अनुकूल और संतुलित जलवायु में रहना पसंद करते हैं। संतुलित और अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करते हैं। भूभाग भूभाग मिट्टी जहाँ की अच्छी होती है, कृषि करने में वहाँ बहुत आसानी होती है, इसीलिए लोग अधिकतर भूभाग को देखकर भी वहां पर अपना उपलब्धता रहते हैं। आपका है सांस्कृतिक स्तर, लोग आकर्षित होते हैं इस क्षेत्र को जानने के लिए। अगला है लिंग संरचना या लिंग अनुपात। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के बीच के संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि या घटोतरी हो रही है। जनक कौन है? एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन 1945 में। एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन 1945 में। तो ये था आपका आज का जियोग्राफी क्लास। मिलते हैं। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, लिंग संरचना, लिंग अनुपात। क्या लिंग संरचना लिंग अनुपात एक ही है? सिर्फ लिंग संरचना और लिंग अनुपात क्या है? किसी भी क्षेत्र में पुरुषों या स्त्रियों के बीच की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात या लिंग संरचना कहा जाता है। और जैसे ये है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर किस प्रकार से बढ़ रही है, घट रही है, इस आंकड़ा का संकलन करना है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। इसका खोज किसने किया? 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन ने। 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन ने। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। क्यों? क्योंकि उस समय न तो लोग साक्षर थे और न ही लोग जागरूक थे, इसीलिए प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरा अवस्था में क्या होता था? दूसरा अवस्था में आपका होता था क्या लोग तो साक्षर थे परंतु जागरूक नहीं थे। साक्षर होने के वो हुआ तो मेडिसिन का आविष्कार किया तो मृत्यु दर निम्न हो गया, जिसके चलते उच्च जन्म दर तो उच्च ही रहा, क्योंकि जागरूक नहीं थे लोग। जन्म दर उच्च ही रहा परंतु मृत्यु दर निम्न हो गया। तीसरा था आपका क्या लोग साक्षर भी हो गए, जागरूक भी हो गए, इसीलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो गए और बढ़ती थी, परंतु मंद गति से बढ़ती थी, यानी निम्न गति से बढ़ती थी। तो ये था आपका आज का पॉइंट, और यह क्लास आपका कल समाप्त होगा, क्योंकि ये आपका बचा है प्रवास का चैप्टर पूरी तरह से बचा हुआ है। प्रवास पढ़ना है। प्रवास के कारक 2 कारक है, अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। अगर एक राज्य में एक स्थल से छोड़कर दूसरे स्थल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है, राष्ट्रीय प्रवास क्या है, ये सब के बारे में प्रवास यही चैप्टर में विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण में ही पढ़ना है। तो प्रवास की अध्याय को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और इसमें प्रवास में थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। हालांकि कल कोशिश करेंगे खत्म करने का ये चैप्टर, हालांकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताते जा रहे हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का खोज किसने किया? 1945। किसने? एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन ने किया। किसने? एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन। ये सब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में पूछा जाता है, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कभी। तो ये था आपका आज का क्लास। मिलते हैं अब प्रवास की क्लास में, और वो भी कल आपका चैप्टर जियोग्राफी खत्म कर दिया जाएगा, हालांकि आज खत्म नहीं हो पाया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।